हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग यार प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमारे 42 वीडियो आ चुके हैं और 42 वीडियो में हम लोगों ने 3500 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 3500 ज़्यादा ही हो गए हैं अब तो। ठीक है, और 3500 क्वेश्चन में हमने 9 सब्जेक्ट, टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। और इसके बाद अभी हीट ट्रांसफर चल रहा है। हीट ट्रांसफर आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। ओके, और जो आज का जो टॉपिक है हीट ट्रांसफर में, वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, ठीक। हीट एक्सचेंजर के हमारे पास 47 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे एक घंटे में हो जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि सेम टाइम क्वेश्चन आते हैं हीट एक्सचेंजर में। बहुत रिपीटेशन इसमें भी है। ओके, तो जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूज़फुल है, A to Z एग्जाम के लिए। अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछी जानी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग ESE के प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं उठते हैं, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन है इनका कंटेंट जो है। नीट एंड क्लीन क्या, 1-2% एरर है बस। और आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, किसी PSU का या SSC का ही, तो उसमें आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा 4 से 5%। और ESE में इतना एरर नहीं है। ओके, और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ESE में पहले आंसर ये दिया था, अब ये हो गया। वो सब यार मैटर नहीं करता है। अगर 1-2% चीज़ें आगे पीछे है ना, उससे मैटर नहीं करता है। आपको मैक्सिमम कितनी मेरिट जाती है? मेरिट जाती है 70% जाती है मैक्सिमम। 70 से ऊपर से कभी जाती ही नहीं है। तो अगर आपको 80% कंटेंट क्लियर है ना, 80 या 90%, तो आप 70% नंबर आराम से खींच सकते हो। ठीक है, तो 1% को लेके आपको परेशान नहीं होना है। जितना आप टाइम लगा रहे हो आप 1% के लिए परेशान होने में, उतना टाइम अगर आप 99% लगा दोगे ना, तो आप पक्का 4-5% ग्रोथ ले जाओगे। ओके, तो वही 1% मैटर नहीं करता है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और जो प्रैक्टिस है ना, सबके लिए यूज़फुल है। ESE हो, UPSC AE हो, SSC JEE हो, PSU कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए यूज़फुल है। ओके, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखो यार, जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि वाटर का दिया हुआ है, MC दिया हुआ है। ओके, और गैस का, एग्जॉस्ट गैस का MC दिया हुआ है। एग्जॉस्ट गैस जो है वाटर गर्म कर रही होगी, यही हो रहा होगा यहाँ पे। तो NTA निकालना है, NTU निकालना है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बोलते हैं NTU को। और NTU का फॉर्मूला होता है UA/MC मिनिमम। जो वाला मिनिमम होगा, या तो जो बॉडी कूल हो रही है उसका मिनिमम हो, या तो जो बॉडी हॉट हो रही है उसका मिनिमम हो। तो जिसका मिनिमम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने पहले मिनिमम निकाल लिया कि वाटर का हमारा आया 8360 के आसपास। और जो एग्जॉस्ट गैस का, उसका आप देख ही रहोगे कि ये आपका 5500 के आसपास आएगा। ओके, तो ये मिनिमम है, तो इसी की वैल्यू यहाँ नीचे पुटअप करेंगे यहाँ पे। और हमने यहाँ वैल्यू पुटअप की। यू की वैल्यू 200 दी हुई है, और A की वैल्यू 32.2 दी हुई है। और इसको यहाँ नीचे पुटअप करने पे, ये सॉल्व आउट करने पे अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर 1.2 के आसपास आएगा। ओके, फर्स्ट का A। ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर मैचिंग करानी है आपको, मैच कराइए।
दो ये क्वेश्चन है तो इसमें मैचिंग करानी है। तो सिंपल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर जो होता है, रीजनरेटिव वाला, तो उसमें हम किसी मेटल कंडक्टर के थ्रू कराते हैं मेनली, जो हीटिंग या कूलिंग। जैसे कि एल जंक्शन टाइप का होता है तो उसमें लगातार रोटेट, एक ऐसा सैप्ट होगी, उस पर मेटल लगा हुआ चारों तरफ, ठीक है, फिन्स लगी होंगी, वो लगातार रोटेट करेगा और एक तरफ से हॉट वाटर जाएगा, एक तरफ से कोल्ड, तो मेटल के थ्रू ट्रांसफर होता है। जैसे कि ये यहाँ पे है तो ये घूमता है, ठीक है, तो यहाँ जो मेटल है वो पहले हॉट वाटर से जाएगा तो गर्म हो जाएगा, जब घूम के यही वाला मेटल ऊपर जाएगा तो हॉट रहेगा, और यहाँ से कोल्ड वाटर हम कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेंगे तो कोल्ड वाला फ्लूइड हॉट हो जाएगा ड्यू टू द मेटल हीट ट्रांसफर। ओके, इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव वाला। तो इसका एग्जांपल हमारा है एल जंगस्टम एयर प्री हीटर, ठीक है। तो ए का 2 हो गया। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब वो होता है कि आपने हॉट एंड कोल्ड को मिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब मिक्स कर दिया दोनों को, जैसे कि वाटर उसमें होता है यार, क्या लिखा है, हाँ, वाटर कूलिंग टावर्स में होता है कि हम ऊपर से हॉट वाटर फेंकते हैं और नीचे से हमारा जो कूल एयर होती है वो जाती है, ठीक है, मिक्सिंग हो जाती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, देन आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, सी। थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमारे जो टेम्परेचर्स हैं इनलेट आउटलेट के दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने काउंटर फ्लो एक बना लिया है यहाँ पे कि 140 से 80 जा रहा है हमारा हॉट वाला और कोल्ड जा रहा है 20 से 80। तो हमने एलएमटीडी निकालना है हमें, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो डेल्टा T1 60 है, डेल्टा T2 ये भी 60 आ गया। तो इस फॉर्मूले में रखने पे हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब जीरो हो जाएगा ऊपर ना, और नीचे मतलब लिमिट निकालनी पड़ जाएगी हमें। तो हम इसका लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट हमारी इसकी निकल के आती है डेल्टा टी, ठीक है, और लिमिट निकालते हैं भाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो डेल्टा टी निकल के आती है, मतलब किसी भी साइड का डेल्टा टी निकाल ले लो आप। तो दोनों तरफ का 60 है, अगर अगर ये देखो, अगर डेल्टा T1 इसका तो डेल्टा T2 हो गया दोनों केसेस में, या तो पैरेलल हो या काउंटर। तो जो हमारा LMTD होता है अगर सेम हो गया, LMTD जो हमारा होता है वो होता है डेल्टा T1, किसी मतलब वही डेल्टा टी ले लो बस, दोनों सेम ही है इधर उधर के। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 60, मतलब यही आंसर हो जाता है, ये वाला या ये वाला कोई भी ले लो आप, यही आंसर हो जाता है। और ये हमारा निकल के ये जो हमारा ये निकल के आया डेल्टा टी, ये हमारा निकल के आया है इसी का लिमिट निकालने पे, इसी का लिमिट निकालने पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम एलिमिनेटी फाइंड आउट नहीं कर सकते इन दिस टाइप ऑफ केसेस, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम एलिमिनेटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो 60 हमारा आंसर हो गया, थर्ड का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। 4 जो है रिपीटिशन है 1 का, तो 5 नंबर ट्राई कीजिए आप।
जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि LMTD बोथ केसेस के लिए, मतलब पैरेलल के लिए भी और काउंटर के लिए भी सेम होगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपका कोई एक लिक्विड, किसी एक लिक्विड का फेज चेंज हो रहा हो, या फिर फेज चेंज कब होता है, या तो कंडेंसेशन हो रहा हो या तो बॉइलिंग हो रही हो, ऐसा कोई भी, ठीक है, किसी एक लिक्विड का, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ही, नीचे वाला भी हो सकता है कि बॉइल फेज चेंज कर रहा हो, ठीक है। तो ये आप देख लो, अगर ऐसी कंडीशंस है तो पैरेलल हो या काउंटर, ऐसी क्या, अगर काउंटर तब LMTD की वैल्यू सेम रहेगी। अगर या तो इवेपोरेटिंग हो रही, कुछ भी हो रहा हो, अगर फेज चेंज हो रहा है तो LMTD की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, काउंटर के लिए भी और पैरेलल के लिए भी। तो एक कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन जो दी हुई है, मास फ्लो रेट ऑफ वन फ्लूइड इज फॉर ग्रेटर देन सेकेंड। इसका मतलब हम एक इक्वेशन लिखते हैं हीट ट्रांसफर ऐसी वाली, तो इनका कहना है कि ही मास फ्लो रेट मतलब कि m की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो इसके लिए बहुत कम आ जाएगी ना, मतलब नेग्लिजिबल आ जाएगी, टेंडिंग टू जीरो। समझ रहे हो, टेंडिंग टू जीरो आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसी, और स्ट्रेट लाइन बनते ही आप जानते ही हो, और स्ट्रेट लाइन बन गई है तो वहाँ पे LMTD दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ओके, तो हमारा तीनों आंसर A B 1 2 3 तीनों आंसर हो जाएंगे, और D हमारा आंसर होगा 50 का। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ट्राई कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, 6 वाला। काउंटर फ्लो की बात की है, मतलब काउंटर फ्लो मतलब एक फ्लूइड ऐसे इस तरफ जाएगा, एक फ्लूइड इधर जाएगा, एक फ्लूइड इधर जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा सब में दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि गैस टू गैस ट्रांसफर, मतलब एक का टेम्परेचर घटेगा, एक का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है, इसमें तो हो नहीं रहा है ऐसा, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये केस। और जो ये केस उन्होंने बता दिया है यहाँ पे, ये या तो यहाँ पे ये कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, कंडेंसेशन की। तो गैस टू गैस ट्रांसफर मतलब कंडेंसेशन कहाँ, गैस टू फेज चेंज होना चाहिए ना, फेज चेंज तब ना होगा कंडेंसेशन या बॉइलिंग। तो ये गलत है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, 6 का बी, ट्राई 7 नंबर। देखो जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि अगर फॉलिंग हो रही है, फॉलिंग मतलब कि जो कंटेनमेंट्स है वो जम गए आपके अंदर इनसाइड, ठीक है। तो क्या होगा इससे, इससे पहली बात तो रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सही है बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। सेकंड है रिड्यूसेस ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो भी सही है। कन्फ्यूजन मेनली आएगी आपको इसमें कि रिड्यूसेस द एरिया अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर। अगर आप इस एंगल से देखोगे कि अंदर का एरिया कम हो रहा है, ये अंदर एरिया कम, मतलब बाहर का एरिया जहाँ से हीट ट्रांसफर होना है ये एरिया कम नहीं हो रहा है ना, तो ये कम्प्लीटली करेक्ट आंसर नहीं है। तो 3 को हम डाउट में रखते हैं और चौथे पे जाते हैं। अब इंक्रीजेस द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द वाटर, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो जैसे जैसे अगर फॉलिंग होगी तो ये डाया जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और डाया जैसे जैसे कम होगा प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। फॉर्मूला बताया आपको ना कि FLV²/2GD वाला। ओके, तो फोर्थ मोस्ट मतलब करेक्ट है, फोर्थ मोस्ट करेक्ट है देन 3 कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, तो हम 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ को सेलेक्ट करेंगे। तो 1 to 4 आंसर हो जाएगा हमारा 7th का। 8th नंबर ट्राई कीजिए।
देखो जो एल एन पी डी की वैल्यू है, एल एन पी डी फॉर काउंटर फ्लो इज लार्जर देन द पैरेलल फ्लो फॉर अ गिवन टेम्परेचर इनलेट एंड आउटलेट। जो एल एन पी डी होता है वो तो बस एक केस में सेम रहता है दोनों के लिए, जो हमने डिस्कस कर लिया, कंडेंसेशन हो रहा हो, इवेपोरेशन हो रहा हो, बॉइलिंग वाइलिंग हो रही हो, तब तो ठीक है वो, या इवेपोरेशन, बॉइलिंग नहीं, बॉइलिंग इज नॉट करेक्ट टर्म, इवेपोरेशन बोलेंगे उसे, ठीक है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच डिफरेंस मैं अगले अगले टॉपिक में बताऊंगा, ये इंटरव्यू पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखो ये तो सही है, काउंटर फ्लो का एल जो है ज़्यादा होता ही होता है, ओके। एंड सेकंड थिंग इज दैट द डेफिनेशन ऑफ द एल इज सेम फॉर बोथ द काउंटर एंड पैरेलल फ्लो, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई रीजन नहीं है इसका, ओके। रीजन ये होता है काउंटर फ्लो में बढ़िया एल होने का, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर बढ़िया से होता है, जैसे कि इधर से हीट घुसती इधर से जाता है, तो हीट ट्रांसफर बढ़िया होता है, ठीक है। और परफेक्टली मुझे बहुत एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता इसका भी, अगर आप मैथमेटिकली कहो तो सॉल्व कर सकता हूँ, मैथमेटिकली मैं प्रूव कर सकता हूँ एल क्यों ज़्यादा होता है, ओके। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। तो 8th का बी होना चाहिए, 8th का बी है भी, 9th नंबर ट्राई कीजिए। ये भी रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 1 का है। देखो इसमें एन टी यू निकालना था, एन टी यू का फॉर्मूला पता है कि यू ए अपॉन एम सी मिनिमम, और यू की वैल्यू दी हुई है 100, ए की वैल्यू 50, और जो एम सी है, एम सी मिनिमम लेना है, तो इसमें बोल दिया कि हॉट एंड कोल्ड के लिए एम सी की वैल्यू सेम हो गई है, ठीक है। तो मिनिमम क्या, दोनों बराबर, तो कोई भी मिनिमम ले लो आप, तो यही बस एम सी 1000 रख दोगे, सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 9th का सी, ट्राई क्वेश्चन नंबर 10th। देखो इसमें बोला गया है कि ई की वैल्यू दी गई है इफेक्टिवनेस की 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन टी यू। तो आपको सिंपल आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर एक एन टी यू, एक इफेक्टिवनेस दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस अगर एक दिया हुआ है तो मतलब नहीं, उसे नहीं लगा सकते बेटे, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, आप देखो फॉर्मूले हमारे ये होते हैं इफेक्टिवनेस के एन टी यू के फॉर्म में, ये आप याद कर, दोनों फॉर्मूले तो याद, कठिन फॉर्मूले लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, सी की वैल्यू 0 कब होगी, और सी होता क्या है, पहली बात एम सी मिनिमम अपॉन एम सी मैक्सिमम, और 0 कब होगी, जब हमारा एम सी मिनिमम जो है वो बहुत ही या तो कम हो जाए, या फिर एम सी मैक्सिमम है बहुत ज़्यादा हो जाए, ओके। या तो ये कम हो जाए या ये बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये 0 तो टेंड करेगा। और ये 0 ये कब होगा 0, ये बहुत ज़्यादा कब होगा, ये वाला टर्म, ये होगा बहुत ज़्यादा टर्म हमारा जब इवेपोरेशन हो रहा हो या फिर कंडेंसेशन हो रहा हो, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो एम सी डेल्टा टी होता है ना, तो इसको टू एम सी डेल्टा टी, कुछ हॉट या कोल्ड ले लो दोनों का, ये हॉट का ले लो, ये कोल्ड का ले लो। अगर कहीं फेज चेंज हो रहा हो, मान लो कहीं फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डेल्टा टी 0 होगा, इसका मतलब एम सी मैक्सिमम होगा वहाँ पे। देखो ऐसे एक दिखाने का तरीका है, ठीक है, एक समझाने का कि डेल्टा अगर कहीं फेज चेंज हो रहा है तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया ना, इसका मतलब एम सी जो है ये वाला हाई हो गया, ठीक है। तो अगर एम सी हाई कहीं हो गया, इसका मतलब ये बहुत हाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू को 0 पहुँचा देगा। तो जहाँ भी फेज चेंज हो रहा होगा वहाँ पे सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। और जहाँ सी की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे, अब 0 पुटअप करके देख लो, 0 पुटअप करने पे ई की वैल्यू, ये देखो ये पैरेलल का फार्मूला है, ये आपका काउंटर का फार्मूला है, ठीक है, मैंने बता दिया। पैरेलल वाले का वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन टी यू, और ई काउंटर का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन टी यू। देखो
अगर कहीं भी कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग कुछ भी हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है कहीं पे भी, तो आप इतना समझ लो कि ये इफेक्टिवनेस भी सेम रहेगा और एलएमटीडी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ स्टार्टिंग मैंने बोल दिया गलती से कि देखो यहाँ पे एक ही इफेक्टिवनेस दी हुई है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस दोनों का सेम है। और इफेक्टिवनेस सेम कब होता है, जब यहाँ बॉइलिंग हो रहा है या फिर कंडेंसेशन हो रहा हो। तो अब ऑप्शन देख लो आप, बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। ओके, 10th का सी हो जाएगा। आप समझ गए, अगर बहुत डिटेल समझा दिया मैंने। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। देखो जो 11th नंबर क्वेश्चन में है, इसमें बोला गया है कि विच आर द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर्स गिव्स द पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। तो पैरेलल मतलब कि जो ये पहला अगर इसके हो गया, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इनके बीच का, ये हम लगातार सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस सेम, तो हम बस सिंपल इक्वेशन लिख लेंगे हीट ट्रांसफर वाली। अगर ये डिफरेंस लगातार सेम है, ये वाला, ये सेम डिफरेंस है, तो ये भी सेम होना पड़ेगा इसको, ये कट जाएगा ना। तो एम सी कोल्ड अपॉन एम सी इसको हॉट सेम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दोनों की जो हीट कैपेसिटी दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो ये काउंटर फ्लो में होता है, तो काउंटर फ्लो विथ इक्वल हीट कैपेसिटीज। ठीक है, 11th का बी हो जाएगा। तो पैरेलल में कभी ये पॉसिबल नहीं है, पैरेलल में कभी ये पॉसिबल है ही नहीं। अब पैरेलल का ग्राफ बना देंगे, पैरेलल ग्राफ में ऐसे बनता है, ये इस तरीके से आता है। तो पैरेलल में कभी पॉसिबल है ही नहीं कि ये दोनों सेम रहे हमेशा। ठीक है, बस काउंटर में पॉसिबल है। काउंटर काफ़ी बेनिफिट्स है, वो आपको बताऊंगा। दो एक और बताता हूँ काउंटर के बेनिफिट्स। तो पैरेलल काउंटर में जो होता है ना, जो टी सी का जो टी सी है कोल्ड वाला, उसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो आपके हॉट के आउटलेट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये समझ रहे हो आप, मतलब कि अगर ऐसे हॉट वाला जी जा रहा है फ्लूइड, वो उसका हॉट का जो आउटलेट है, एग्जिट है, वो टी के एग्जिट से कम हो, ये पॉसिबल। लेकिन पैरेलल केस में पॉसिबल नहीं है। पैरेलल केस में, पैरेलल में हॉट का आउटलेट, हॉट का एग्जिट हमेशा कोल्ड के एग्जिट से बड़ा ही रहेगा। ये काफ़ी सारे फायदे हैं उसके, इसीलिए एलपीडी ज़्यादा होता है उसका, काउंटर वाले का एलपीडी ज़्यादा, तो जो एरिया कॉम्पैक्ट होता है वो एरिया कम लेता है वो। ठीक है, और एरिया देखो कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है एनटीयू वाला। अगर एनटीयू की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो मतलब कि जो साइज है आपके एक्सचेंजर का वो ज़्यादा होगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12th। देखो यहाँ पे भैया हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है, तो उसमें बोला गया 110 से 80 जा रहा है, फिर 30 से 60 जा रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 50-50 है। ओके, तो सी आंसर हो गया 12th का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 13th।
ये देख लो, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें एम सी कोल्ड इक्वल टू एम सी हॉट है, इसमें दिया हुआ पहले, ठीक है। तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सी की वैल्यू 1 हो गई आपकी। तो जो ई काउंटर का जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस का, ये होता है, और सी की वैल्यू इसमें आप 1 पुटअप करोगे ना, तो हमारा जो निकल के आएगा, मतलब लिमिट निकालने पे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ये एन टी यू अपॉन 1 प्लस एन टी यू। ये आप याद कर लो इसे, ये फॉर्मूला आपको बहुत रिपीट होगा इसलिए याद कर लो इसे, एन टी यू अपॉन 1 प्लस एन टी यू फॉर द काउंटर फ्लो। ओके, तो बस इसमें इन्होंने एन टी यू वैल्यू दे दी है 0.5, तो इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33, ठीक है। इफेक्टिवनेस आ जाएगी आपकी 0.33, सी आंसर हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। दो 14th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एल एम टी डी इन द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विथ इक्वल हीट कैपेसिटीज। मैंने आपको बताया था ना, अगर इक्वल हीट कैपेसिटीज़ है तो ये डिफरेंस सेम रहेंगे आपके। ओके, ये सी इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारा एल एम टी डी का फॉर्मूला होता है उसमें हम एल ऑर्बिटल रूल लगा देंगे, तो हमारा आंसर लिमिट निकल के आ जाती है, ठीक है। और एल एम टी डी निकल के आता है आपका, सॉरी एल एम टी डी निकल के आता है आपका डेल्टा टी, किसी साइड का, तो इक्वल है तो किसी साइड ले लो, ठीक है। तो ये गलत है, हम उसी से फाइंड आउट करते हैं, बस उसमें एल ऑर्बिटल रूल लगाते हैं। तो ये 14 का डी हो जाएगा। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। 14 का डी हो जाएगा ना, हाँ। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। देखो, जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज थर्मोडायनेमिकली मोर इफिशिएंट देन द पैरेलल फ्लो टाइप। तो इसका जो रीजन उन्होंने दिया था, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हैज़ अ लोअर एलएमटीडी, ये तो फालतू रीजन दिया हुआ है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। एलएमटीडी काउंटर ज़्यादा होता है, तो सी आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसका रीजन पूछोगे रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन ये है कि इन द केस ऑफ पैरेलल हीट एक्सचेंजर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा और हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी का जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली कि इन द काउंटर फ्लो में टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ हीट ट्रांसफर हो रही तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओके, आपने देखा ना, ये देखो पैरेलल का ये सीन है, इतना डिफरेंस है, पहले फिर ये है फिर ये है, और काउंटर का क्या सीन है, ये होता है, डिफरेंस हमेशा कम ही रहता है हीट ट्रांसफर के लिए। तो इसमें एंट्रोपिक जनरेशन कम होता है काउंटर वाले में, जबकि पैरेलल में एंट्रोपिक जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंट्रोपिक जनरेशन होगा, सिंपल सी बात है कि इफेक्टिवनेस घटेगी आपकी। ओके, यही मेन रीजन ये होता है, इन्होंने रीजन गलत दिया हुआ है। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया मैचिंग कराना है आपको। तो मैचिंग जो लिखा हुआ है सेंसिबल हीटिंग ना, सेंसिबल हीटिंग का मतलब था जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस हम देख सकें,
मतलब जहाँ फील कर सकते टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब सेंसिबल का मतलब यही होता है कि आप फील कर पा रहे हो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। ओके, तो उसी से टेम्परेचर सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, मतलब कि वहाँ इवेपरेशन या फिर कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा आपके ऑप्शन है कि जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तो काउंटर की बात की गई तो काउंटर हमारा ये मिल गया, और जहाँ पैरेलल की बात की गई है तो पैरेलल हमारा ये मिल गया। ठीक है, तो 3 एंड 4 इसका आंसर हो गया। एंड बात की इवेपरेशन की, इवेपरेशन मतलब कि हमारा फ्लूइड है वो इवेपरेट हो रहा है, तो उसको हीट चाहिए, वो हीट लेगा इवेपरेट होगा। तो मैंने वहाँ बोला था स्टेटमेंट में पहले कि दो केसेस होते हैं, देखो इसमें केस दिख जाएगा वाला, ये वाला केस, ये आपको दिख रहा है ना ये वाला, इस वाले केस में भी ना LMTD जो है काउंटर के लिए पैरेलल के लिए सेम ही होगा। यहाँ की भी यहाँ पे इवेपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है इसका, तो सी का इवेपरेशन यहाँ पे हो गया और कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन यहाँ पे है। ठीक है, देन हमारा आंसर हो गया 3 4 1 2, और ऑप्शंस कहाँ दिए हुए हैं, 3 4 1 2, ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। ओके, 15 का 16 का 1 ए, ट्राई 70 नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि कहीं गैस शायद गैस टरबाइन है और ब्रिटेन वाली, तो ये मैंने बता दिया ब्रिटेन का, मतलब जो हॉट गैस निकल रही है टरबाइन से, एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो कूल कर रहा है हमारे एयर को, जो कंप्रेसर से निकल, कूल नहीं हॉट कर रहा है, हीटिंग कर रहा है ऑफ द कंप्रेसर एग्जिट। ठीक है, एग्जॉस्ट। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो MC है, मतलब मास तो सेम ट्रांसफर होता है एयर का। ठीक है, और सी का हम सेम एज्यूम कर रहे हैं फॉर दैट टेम्परेचर रीजन। ओके, तो MC को अगर हम सेम एज्यूम कर लेंगे तो हमारा सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इफेक्टिवनेस का हमें आइडिया है कि इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हमारा ये होता है फॉर द क्रॉस, या जो लिखा हुआ है ना क्रॉस फ्लो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, इसे हम वो मानेंगे काउंटर फ्लो मानेंगे। ठीक है, तो बस इसको 0.8 से इक्वल करना है, अब सॉल्व करने में 4 आंसर आ जाएगा, 17 का B हो जाएगा। अब ट्राई 80 नंबर क्वेश्चन जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 10 का, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। देखो जो ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि एयर कैन बी बेस्ट हीटेड बाई स्टीम इन हीट एक्सचेंजर। तो ये बेस्ट हीटिंग होती है हमारी डबल पाइप वाले में। ठीक है, और डबल पाइप में कन्फ्यूजन यहाँ दिया इन्होंने कि जो फिन्स लगी हुई है, तो फिन्स आप किस साइड लगाएंगे, स्टीम साइड या फिर एयर साइड। तो फिन्स आप कहाँ लगाते हैं बताइए, फिन्स लगाते हैं जहाँ पे एच की वैल्यू कम हो, एच की वैल्यू कम हो तभी उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। तो एच की वैल्यू कम कहाँ पे होगी, एयर साइड। ओके, तो एयर साइड इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, तो हम इसी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 19 का C। ट्राई क्वेश्चन नंबर 20।
देखो यहाँ पे बात की गई है कि हीट एक्सचेंजर मैच कराना है, तो सिंपल हीट एक्सचेंजर तो यहाँ इफेक्टिवनेस आएगा, एक ही चीज़ दिख रही है जो मिल सकती है इससे, ए का 2 हो जाएगा। देन ए का 2 होते ही ये दोनों ऑप्शन चले गए, आपका सी का 3 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देन आप पहुँचे टर्बुलेंट फ्लो में, तो टर्बुलेंट फ्लो में सिंपल आपको ईडी डिफ्यूजिबिलिटी होती है, काफ़ी उसमें टर्बुलेंसी होती है, ठीक है। देन रेडिएशन हीट ट्रांसफर आपको पता हुई फैक्टर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 2431, ठीक है, 2431, देन आंसर इज बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ बोला गया है कि सिंपल ये भी है, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पूछा गया है कैसा है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है मतलब कोई आ नहीं रहा है, इसके अलावा फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कहाँ पर होता है, या तो इवेपरेशन हो, कंडेंसर हो, या बॉयलर लगा हो। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि इसका टेम्परेचर फिक्स है और एक का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, किसी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और एक का टेम्परेचर फिक्स है, मतलब इसका फेज चेंज हो रहा है, मतलब इसमें कूलिंग हो रही होगी, इसका मतलब यहाँ कंडेंसेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसका कंडेंसेशन हो रहा है और किसी का टेम्परेचर, ये अपनी हीट इसको दे रहा है, ओके। हमारा आंसर आएगा डी, कोई कंडेंसेट हो रहा है और इसी गर्म कर रहा है कंडेंसेट होके। देन 21 का डी। 22 ट्राई कीजिए, 22 रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज बात की तो हमें ये पता है कि एयर प्री हीटर इसका रीजनरेटिव होता है, पीछे हमने डिस्कस किया था ना, जो एल जंगस्टर टाइप में हीट एयर प्री हीटर था। तो डी का 4 हो गया, तो डी का 4 होता है इधर चले गया। देन बी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब आता है हमारा गैस टू लिक्विड हीट ट्रांसफर करना है, एंड यहाँ पे कंडेंसर है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो गैस टू लिक्विड, गैस जहाँ पे है जहाँ तो मुझे लगता है वहाँ फिन लगानी चाहिए, गैस में तो फिन लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ इफेक्ट वहाँ एच की वैल्यू कम होती है। तो ए का 3 एंड सी का 2, तो चेक करते हैं सही है कि नहीं, मतलब 31-24 आपका है बी, 23 का बी, हाँ सही है, यही लॉजिक लगेगा। यहाँ पे गैस है तो वहाँ फिन लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इफेक्ट एच की वैल्यू कम होगी। ओके 24 ट्राई कीजिए। 24 देखो रिपीटिशन ही है, कि अगर एम सी की वैल्यू दोनों सेम दी है तो सी इजकल टू 1 हो जाएगा, और सी इजकल टू 1 होते ही काउंटर फ्लो है, तो काउंटर फ्लो का फॉर्मूला होता है NTU अपॉन 1 प्लस NTU, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो 24 का ए। 25 ट्राई कीजिए। 25 सीरियस नहीं, हमारे मास ट्रांसफर की बात की गई है। 26 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है हॉट एंड कोल्ड का, और वो बोला गया है कि कैपेसिटी रेशो निकाली है। तो कैपेसिटी रेशो होता क्या हमारा, एम सी मिनिमम अपन एम सी मैक्सिमम, एम सी लो अपन एम सी हाई, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने पहले एम सी हॉट अपन एम सी कोल्ड का निकाल लिया है, और 9/2 आया, तो बस इसको जो 1 से ज़्यादा है तो बस रिवर्स कर देंगे, 2/9 कर देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.25 के आसपास। 0.25 नहीं आएगी, 0.25 के आसपास आएगी। ठीक है, देन 26 का ए हो जाएगा, और 27 नंबर ट्राई कीजिए। ट्वेंटी सेवन में ट्राई कीजिए। 27 में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, बैलेंस्ड का मतलब होता है कि एम सी की वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, एम सी हॉट इज टू एम सी कोल्ड, तो सिंपल आपका लीनियर पैरेलल लीनियर होगा, और पैरेलल लाइंस बन जाएंगी ऐसे और ऐसे, तो पैरेलल एंड लीनियर। 27 का बी। 28 नंबर ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन, देखो मैचिंग वाले में सबसे पहले आपको करना ये होता है कि जो सबसे ईजिएस्ट लगे उसे आप पकड़ लो, उसके बेसिस सॉल्व कर दो उसे। तो जो सबसे ईजिएस्ट आपको क्या लग रहा है, आप फेस चेंज दिख गया होगा, तो फेस चेंज दिखा तो आपको कंडेंसर में जाना चाहिए सीधे, तो सी का 4 सेट करते ही ये दोनों चले गए, बी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ओके, देन हम पहुँचे एन टी यू पे। एन टी यू मैंने आपको बताया था अभी कि जो एन टी यू है वो हीट के साइज को बताता है आपको, कंडेंसर का साइज क्या है। और एन टी यू देखो, एन टी यू फॉर्मूला क्या होता है हमारा एन टी यू का, यू ए अपॉन सी मिनिमम है ना, तो ए यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना, अगर ए एंटीव ज़्यादा है तो सी ए ज़्यादा होगा। ओके, वही वाला कॉन्सेप्ट है। देन ए का 3 हो गया, तो डी का 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3142। और जहाँ तक ये वाला क्वेश्चन है, पीरियोडिक फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर, मैंने आपको बताया था ना कि एक जो रीजनरेटर्स होते हैं उसमें ये सेप्ट है, इसमें मेटल लगा होता है चारों तरफ, ये घूमता रहता है। और मान लो अगर कॉन्टिन्यूस फ्लो है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। जैसे कि एल जंक्शन वाला होता है जो, शायद वो कॉन्टिन्यूस होता है जहाँ तक मुझे याद है, शायद यार इसको वेरीफाई कर लेना और बताना, अगर कमेंट बॉक्स में बताना हो तो मैं तो वेरीफाई करूँगा ये अब। ओके, तो 28 का हमारा हो जाएगा 3142, एंड 3142 कहाँ पे है, सी। 28 का सी सही है। ट्राई 29 नंबर। दो ये आपका फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, फ्लोटिंग हेड की यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग हेड यूज़ किया जाता है टू डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप। ओके, मतलब प्रेशर ड्रॉप को डिक्रीज करने के लिए, समझ रहे हो, इसका मतलब रिवर्स चीज़ है कि एंट्रॉपी ना बढ़ पाए। एंट्रॉपी से रिलेशनशिप होता है, एंट्रॉपी क्या है, एंट्रॉपी अब कनेक्टेड इफेक्टिवनेस से, तो वही सब चीज़ें इंटरलेटेड है। ठीक है, 29 का बी। ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन से आप याद कर लो। 30 ट्राई कीजिए।
ये देखो 30 नंबर क्वेश्चन है कि ये फॉलोइंग फैक्टर की बात की गई है। फॉलोइंग फैक्टर, तो फॉलोइंग फैक्टर देखो फॉर्मूला हम ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर यू क्लीन का लिखना है तो 1/HI प्लस यहाँ RF आना चाहिए यहीं पे, नहीं सॉरी क्लीन है ना, नहीं आएगा, तो फिर बीच में आना चाहिए L/K, फिर 1/H0 आउटर का। अगर डर्टी है, यू डर्टी वाला मतलब फॉलोइंग हो गई है, तो 1/HI प्लस RF 1/H0, मतलब ये इधर आ जाएगा ये वाला। यहाँ बीच में RF आएगा तो बस वही घटा दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी है इसका, 30 का बी है। 31 ट्राई कीजिए। दो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है आपका, मैंने बताया था ना कि जो सी होता है आपका, सी इजक्वल टू MC मिनिमम अपॉन MC मैक्सिमम। तो मिनिमम कहाँ, जिसका MC मिनिमम होगा उसका डेल्टा टी ज़्यादा हाई होगा। ओके, जिसका, हाँ सॉरी हाँ ठीक है, जिसका MC मतलब कि यहाँ पर टी डेल्टा टी, सॉरी एक मिनट यार क्या बोल दिया मैंने, हाँ जिसका MC मिनिमम और MC मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको बस टेम्परेचर डिफरेंस लेना है और 1 से कम कर देना है, क्योंकि यहाँ मिनिमम ऊपर है ना, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, वही लगाना होता है। अगर वही लिख के जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था आपको, अगर वैसे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली करके देख लेते हैं। डायरेक्टली करते हैं ना, क्या उसमें टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आपका है 75/100, तो 0.75 बात आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला तो यही होता है फॉर्मूला। तो ये बात देखो, पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैंने यहाँ वैसे इलेबोरेट पूरा नहीं कराया। ठीक है, देन इसका आंसर हो जाएगा बी 31 का। 32 नंबर रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 28 का, तो आंसर दे दे रहा हूँ 33 ट्राई कीजिए। देखो आपको ये जो पता, ये आपको इसके बारे में पता होगा, काउंटर के बारे में एंड पैनल के बारे में, कि काउंटर ज़्यादा होता है कि पैनल कम होता है। तो ये दो चीज़ें और याद कर लो कि काउंटर्स कम होता है सेलेंट ट्यूब वाला, उससे कम होता है क्रॉस वाला। ओके, ये याद करना है आपको, ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट, मतलब काफ़ी चीज़ें पूछते भी हैं, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 34।
देखो देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि डाटा दिया हुआ है, कोल्ड का दिया डाटा और हॉट का दिया हुआ डाटा। तो हमने बस हीट ट्रांसफर इक्वल कर दिया है, एम सी पी डेल्टा टी हॉट का इक्वल टू एम सी डेल्टा टी कोल्ड का। ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करने में हमारा आंसर आया 25, मतलब कि टी सी आई हमने जो कोल्ड का इनलेट निकाल लिया 50। ओके, इतना सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। एल एन पी टी निकालना है भाई, एल एन पी टी निकालना है। तो एल एन पी टी के लिए सिंपल फार्मूला होता है कि इसका डिफरेंस निकालिए पहले, इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे 75 आया, इसका डिफरेंस निकालिए यहाँ पे 75। तो ये तो स्पेशल केस हो गया एल एन पी टी वाला ना, स्पेशल केस हो गया। तो यहाँ पे सिंपली एक एल एम टी डी जो होता है डेल्टा टी के बराबर होता है, एल एम टी डी इजक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 75, देन 50 75, 34 का सी 35 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें बोला गया है कि कोई डबल कंसेंट्रिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक का फेस चेंज हो रहा है, तो जो हमारा फ्लूइड का डायरेक्शन ना कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल है काउंटर फ्लो। अगर फेस चेंज हो रहा है कोई मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं, पैरेलल हीट एक्सचेंजर है या फिर काउंटर हीट एक्सचेंजर है, इसका तो डायरेक्शन का भी कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका 35 का डी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। थर्ड चीज़ बहुत वैसा क्वेश्चन है, मतलब कई बार हम लोग कर चुके हैं कि वही एन टी यू निकालना है। तो एन टी यू हमारा एम सी मिनिमम ढूंढ लो आप। एक एम सी हो गया, एक एम सी हो गया। तो यहाँ पे 8000 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे 5000 के आसपास आ रहा है। तो बस एन टी यू के लिए इक्वल टू यू ए अपॉन एम सी मिनिमम। तो एम सी यू ए कितना है, यू हमारा है 200 दिया है, और ए दिया है 32, और एम सी मिनिमम 5000 है। तो बस हो गया। 1.28 आएगा आंसर इसका सॉल्व करने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, बस डाटा वेरिएशन था। 36 का डी 37 ट्राई कीजिए। देखो जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जो कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट होगा, कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट कभी कभार जो हॉट फ्लूइड है उसके आउटलेट से ज़्यादा होता है, और वो भी हो सकता है बस एक केस में, इन द काउंटर फ्लो। पैरेलल में कभी होगा ही नहीं। जैसे मैंने देखा, देखो यहाँ दिखाया कि हॉट हमारा 65 से 40 गया और कोल्ड हमारा 15 से 43 गया। देखो ये देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, कोल्ड का एग्जिट ज़्यादा हो गया कंपेयर टू हॉट के। ओके, ये आप नोटिस किया। अब यहाँ देखिए, अगर यही केस हम पैरेलल में कर दें कि हॉट को 65 से 40 लेगा, कोल्ड को 15 से 43, तो ये आपको एब्सर्ड लग रहा होगा ना, ये ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ नेगेटिव डिफरेंस हो गया। अगर ऐसा हो गया ना तो जो हॉट वाला है वही हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा, मतलब ऐसा होगा ही नहीं। तो एज्यूम कर रहे हैं बस हम, ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो ये काउंटर फ्लो ही है, ऐसा बस काउंटर फ्लो हो सकता है। तो बी आंसर 37 का। ठीक है, 38 ट्राई कीजिए।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ये दो कंडीशंस दी हुई हैं। इसमें बोला गया है कि किसमें कितना हीट कर कोल्ड या हीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हमने पैरेलल फ्लो को ले लिया, पैरेलल फ्लो को। तो पैरेलल फ्लो का डायग्राम ऐसे ही बनता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी लेंथ इन्फिनाइट है पैरेलल फ्लो वाले की। तो फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हॉट का भी कोल्ड का भी। ओके, तो इतना एज्यूम करते हैं इन्फिनाइट लेंथ के लिए। तो बस हमने बस हीट ट्रांसफर इक्वल किया और टी हमारा निकल गया है 40। मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कोल्ड वाला है 40 तक हीटअप हो सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हॉट वाला है 40 तक कूल डाउन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पॉसिबल है। देखो 80 डिग्री तक हीट करना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 40 हमने देख लिया है। 50 डिग्री इन बोथ, ये भी गलत है। 40 इन पैरेलल फ्लो एंड 50 इन काउंटर फ्लो, ये हल्का जेन्युइन लग रहा है। और पैरेलल का हमें पता है, पैरेलल का पता चल गया 40। अब काउंटर का भी देख लेते हैं एक करके, काउंटर का भी बना लेते हैं ना। तो 80 से चल रहा था, 80 से चल रहा था टी, एंड ये 20 से चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने 80 दे दिया है। ये 80 कभी पहुँच नहीं पाएगा यार। ये इफेक्टिवनेस 1 का केस हो जाएगा। 80 कभी नहीं पहुँचेगा। मतलब 40, ये पैरेलल वाला 40 कभी नहीं पहुँचेगा। लेकिन एक मान सकते हैं कि ऑप्शन ऐसा बनाया गया है कि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे पैरेलल वाला भी 40 कभी नहीं पहुँचेगा, ना तो पैरेलल वाला 40 कभी पहुँचेगा, ना ही काउंटर वाला कभी 80 पहुँचेगा। पैरेलल वाला 40 तब पहुँचेगा, फिर अगर बहुत लंबा बना दो, 1-2 किलोमीटर का बना दो हीट एक्सचेंजर, तब पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है हो जाए, लेकिन 80 कभी नहीं पहुँच सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये वाला सी आंसर हो जाएगा 38 का। ये यार कॉमन सेंस को पता चल रहा होगा कि 80 कैसे पहुँच सकता है काउंटर फ्लो में। हल्का सा डिफरेंस चाहिए ना यहाँ पे ये डिफरेंस चाहिए ना। और जो पैरेलल वाला हो सकता है कि बहुत लंबा हमने बना दिया, तो हो सकता है 0.0001 का डिफरेंस हो, हीट ट्रांसफर हो रहा हो। ओके, तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से 38 का। 38 का सी, हाँ सही है। और 39 नंबर रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 1 का आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन देख लो 39 वाला, इसकी शॉट ले लो, लेना है तो 40 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज मोर इफेक्टिव दैन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो ये तो सही है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और दूसरा रीजन दिया हुआ है, फॉर अ सेम टेम्परेचर डिफरेंस लिमिट्स द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज, ये फर्जी है। हीट ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं होता, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट से मेन मतलब होता है LMTD से। ठीक है, तो ये गलत है। सी 41 ट्राई कीजिए। देखो जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें सिंपल बोला गया है कि अगर आप टेम्परेचर, अगर इफेक्टिव वो हीट एक्सचेंजर, मतलब कि जो टरबाइन का एग्जॉस्ट है उससे हम कंप्रेसर के एग्जॉस्ट को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात, इसीलिए हीट एक्सचेंजर यहाँ बोला गया है। और ऐसा कुछ हो रहा है किसी गैस टरबाइन में, तो अगर उसका प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो इफिशियंसी घट जाएगी। ये बिल्कुल सही है। इसका फार्मूला भी होता है ये वाला, मैंने पावर प्लांट में समझाया था बहुत अच्छे से वाला फार्मूला। ठीक है, देन हम इस पे आते हैं। अगर आप फार्मूला याद नहीं है तो आप ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि पहले एग्जॉस्ट यहाँ था और कंप्रेसर एग्जॉस्ट यहाँ था, तो हीट ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है। और वही आप प्रेशर से बढ़ा दोगे, तो प्रेशर से अगर बढ़ा दो तो ये ऊपर चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, और इधर भी प्रेशर से वही रहेगा, तो ये काफ़ी नीचे आ जाएगा। मतलब कि एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा हाई हो ही नहीं पाएगा, या फिर अगर हाई होगा भी तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, बहुत माइन्यूट, तो जो इफिशियंसी घट जाएगी। तो असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। 41 का ए। 42 ट्राई कीजिए।
देखो कैपेसिटी रेशियो बोला गया, कैपेसिटी रेशियो ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। कैपेसिटी रेशियो बोला गया तो एम सी मिनिमम अपन एम सी मैक्सिमम होता है, तो एम सी मिनिमम अपन मैक्सिमम है, इसका मतलब सी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो बस वही आप कर दो, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो उसको ऊपर रख दो, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो उसको नीचे रख दो। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 50 है, यहाँ नीचे 100 है, तो 50 100 करोगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 43 रिपीटिशन है। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 44। देखो यहाँ भी क्वेश्चन सिंपल है, इफेक्टिवनेस दिया हुआ है आपको, और इफेक्टिवनेस फॉर्मूला को पता है कि ये होता है, और एयर है दोनों केसेस में, तो मतलब एम सी की वैल्यू सेम होगी। एज्यूम कर रहा है एम सी की वैल्यू सेम, क्योंकि डाटा दिया नहीं तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो आपको एम सी एग्जिट निकालना है, तो एम सी एग्जिट अपॉन एम, यही आप फॉर्म लगा दो, ये वाला ये ज़्यादा सुटेबल होगा। सी एग्जिट माइनस सी इनलेट अपॉन ये वाला डिफरेंस, एच इनलेट माइनस सी इनलेट वाला, इसे सॉल्व आउट करो तो 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो 45 नंबर क्वेश्चन है वो सेम टाइप क्वेश्चन है, बट उसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी ऑप्शन उसका सही नहीं है। ठीक है, तो 44 का हमारा आंसर हो गया सी इज करेक्ट, एंड 45 नहीं करना है आपको, छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ट्राई कीजिए 46 नंबर। दो जो 46 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी कंडेंसर में अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ा दें, तो ऑब्वियस या सिंपल से कॉमन सेंस है कि बढ़ेगा इफिशियंसी। सेकंड वाले में भी वही उन्होंने कहा कि अगर वेलोसिटी बढ़ा देंगे, वेलोसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो एच की वैल्यू बढ़ती है आपकी, ये भी आपको पता होगा, तो उससे भी बढ़ेगी इफिशियंसी। ठीक है, एच मतलब वही हो गया हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। देन तीसरा है कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट द इनलेट, अगर इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इनका कहना है। ठीक है, तो वो भी सिंपल बात, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपका हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। और इसको अगर दूसरे एंगल से देखोगे ना, बहुत जाके बाल की खाल निकालने वाला कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा होगा, ये होगा, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन इतना डीप नहीं जाना है इसके लिए, आप सिंपली देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से देखना है क्वेश्चन को। 1 2 3 सही है। अब अगर आपको बहस करनी होगी तो आप इसको बहस कर सकते हो इस पर आराम से, अब बहस करके आप जीत भी जाओगे बहुत डीप में जाके, लेकिन उतना नहीं डीप में जाते हैं यार। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही आंसर सही देंगे इसका, एंड डी आंसर होगा 46 का। और 47 में भी वही वाला केस है कि अगर एन आ रहा है, इफेक्टिवनेस 1 आ रही है, तो 1 माइनस इफेक्टिवनेस आपको आंसर देना है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। और तो मैं आंसर दे देता हूँ। 45 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.75, और 47 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.7272। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है, आज का जो ये खत्म हुआ। और प्लीज़ थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, एंड अपने दोस्तों को बताइए अबाउट दिस चैनल, प्रैक्टिस के बारे में यार बताओ, थोड़ा प्रचार प्रसार करो। ठीक है, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।